सभी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर ये जो मेथड चल रहा है बुक्स प्लस नोट्स वो ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, लेंदी हो जाता है थोड़ा वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी टॉपिक्स को समराइज करके और एक जगह करने की, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं जब ये क्लास ले रहा हूँ ना तो आप नोट्सों को और बुक्स को खोल के रखें। और आज बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो नई होगी आपके लिए और ऐड की जाएगी नई बातें। तो आप जो नई बात मैं बताऊँ उनको आप अपने नोट्सों में ऐड कर ले, अपनी बुक में ऐड कर ले। मैं पूरी कोशिश करूंगा टॉपिक को सरलीकरण रूप से समझाऊं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछले जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हमने उसको अच्छी तरीके से देखा, समराइज करने की कोशिश करी पूरे को। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम, कि कांग्रेस का किस प्रकार से अपना डोमिनेंस था लगातार तीनों चुनावों में। उसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर रहे हैं कि हम पहले टॉपिक के मेन पॉइंट पढ़ेंगे कि किस किस वे में ये टॉपिक जाने वाला है। तो सबसे पहला है कि हमने पहला देखा था कि राष्ट्र निर्माण में 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी पहली, यानी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती थी। दूसरी चुनौती कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाना था, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना था। तीसरी चुनौती थी एक आर्थिक विकास या आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। आज हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की, किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ, चुनाव हुए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक लोकतांत्रिक सरकार की राजनीति के बारे में इस चैप्टर में जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट है कि किस प्रकार से एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया जाएगा। आज़ादी के बाद सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा किस प्रकार रहा लगातार, ठीक है, 3 चुनावों में। विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, उनके द्वारा क्या क्या योजनाएं बनाई गई, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर, दो राइटर्स हुए, एक तो रजनी कोठारी, एक मॉरिस जोन्स। इन्होंने कांग्रेस को एक वन पार्टी डोमिनेंस का नाम दिया था, ठीक है। रजनी कोठारी नाम याद रखना आप, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस को क्या बोला? वन पार्टी डोमिनेंस, रजनी कोठारी ने। थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहा है कि लोकतंत्र स्थापित करने की कौन कौन चुनौती, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो सब चीज़ें हम इसमें विस्तार से देखेंगे। तो पहले चैप्टर वाइज देख लेते हैं, फिर सबको एक तरीके से देखेंगे एक साथ नोट्स में। पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती हमने पहले पढ़ रखा है पहले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर में जो जो दे रखा है कि लोकतांत्रिक राजनीति का उदय हुआ, ठीक है। राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य ताकि जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना, यानी कि एक ऐसी सरकार का निर्माण करना जो जनता के द्वारा चुनी जाए, ठीक है, और जनता के हित में क्या करे वो फैसला। ऐसी सरकार का निर्माण करना जो जनता के द्वारा चुनी जाए और जनता के लिए काम करे वो, ठीक है। तो राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य क्या था? जनहित का फैसला करना, जनता के लिए फैसला करना और उस डिसीजन के ऊपर क्या रहना? अमल रहना। अंडरस्टैंड? ठीक है। और जो फैक्ट क्या है, 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको ढंग से करके रखना, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और 24 लास्ट मीटिंग जो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को संविधान पर लास्ट हस्ताक्षर हुए थे, लास्ट मीटिंग। और फाइनली तौर पर 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत कब किया गया था और लागू कब किया गया था, ठीक है। और लागू करने के बाद में देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना था। एक लागू करने के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना था जो कि निर्वाचित हो, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का निर्माण करना था, ठीक है। और अब लोकतांत्रिक चुनाव सरकार के निर्वाचन के लिए एक चुनाव आयोग होगा जिसकी स्थापना जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? जनवरी 1950 को 1950 को की गई। तो उसके सब प्रथम जो पहला काम दिया गया था, चुनाव आयुक्त कमिश्नर बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? सुकुमार सेन। याद रखेंगे, ये एक नंबर का पूछा हुआ है 2016 में, ठीक है। सुकुमार सेन, ये याद रखेंगे। कब स्थापना हुई?
जनवरी 1950 को। और जो इसके फर्स्ट कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन, इनको जिम्मा दिया गया था चुनाव करवाने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक इन चुनाव आयोग का काम क्या क्या था, अब थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था, सही ढंग से चुनाव करवाना था, फेयर चुनाव करवाने थे। और चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन निर्धारित करना था। हम कार्य पढ़ रहे हैं, क्या कार्य पढ़ रहे हैं कि भाई किस असेंबली की, किस विधानसभा क्षेत्र की, किस लोकसभा क्षेत्र का बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, सीमा कहाँ तक रहेगी, इसका निर्धारण भी चुनाव आयोग को ही करना था। किसको करना था, चुनाव आयोग को ही करना था। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ा, चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन डिसाइड करना था। मतदाता सूची यानी कि मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची तैयार करनी थी। वही वोटिंग लिस्ट तैयार करनी थी। क्या तैयार करनी थी, वोटिंग लिस्ट तैयार करनी थी, भाई कौन कौन वोट देंगे, उनके कौन कौन से मतपत्र होंगे वगैरह। ठीक है, और चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या थी, भाई जो वोटिंग लिस्ट बनाएंगे ना, वो किस नाम के आधार पर बनाएंगे। भाई महिलाओं का नाम लिखेंगे तो उसमें किस आधार पर लिखेंगे, क्योंकि पहले महिलाएं इतना सम्मान सूचक शब्द था उनके लिए पति का नाम लेना, कि वो सीधा नाम नहीं ले सकती थी। आज तो बता सकते हैं कि भाई उसके पिताजी, उसका नाम है, पति का नाम पूछते तो डायरेक्ट नाम बता देती है। लेकिन पहले क्या बोलती थी, फला फला की बीवी हूँ मैं, या उसकी उसकी बेटी हूँ वगैरह वगैरह, नाम नहीं लेते थे, डायरेक्ट शब्द सूचक नहीं यूज़ करते थे। वही शब्द सूचक की जगह यूज़ करते थे, मैं उसकी बीवी हूँ, या अपने हाथ पर लिखवा कर गुदवा कर रखते थे नाम की, यहाँ ये पढ़ लो, मैं नाम नहीं लूँगी वगैरह वगैरह। तो इससे बहुत सारी चुनाव आयोग को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था कि नाम कैसे लिया जाए, नाम उनके लिए वोटिंग लिस्ट कैसे बनाया जाए, क्योंकि महिलाएं तो नाम बताती नहीं थी अधिकतर। तो उनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगभग जो महिलाएं थी वो अनपढ़ थी। भारत में उस टाइम लगभग कितने करोड़ मतदाता थे, 17। ये याद रखेंगे, ये फैक्ट है। भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे उस टाइम। ठीक है, और टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, 489 सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, और लगभग 15% लोग ही साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे। तो बहुत बड़ी बात है, 15% लोग ही पढ़े लिखे थे उस टाइम। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लगभग 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को, चुनाव कर्मियों को क्या दिए थी, ट्रेनिंग दी थी। और ट्रेनिंग दी तो भाई कैसे चुनाव कराना। तो अब आप सोच के देखो, जब लगभग 17 करोड़ मतदाता हो, मतलब वोट देने वाले हो, और उसमें से 15% लोग ही पढ़े लिखे हों, तो उनमें उन लोगों को समझाना बुझाना बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और लगभग 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने काम किया और उनको ट्रेनिंग दी चुनाव आयोग ने, और फिर उन्होंने चुनाव करवाया। ठीक है, मतदाताओं की बड़ी से बड़ी तादाद क्या थी, अनपढ़ थी और गरीब थी। ठीक है, चुनाव लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी, चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी कि चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र कैसे कराया जाए, क्योंकि उनमें से लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीब और अनपढ़ थी। ठीक है, और भारत में सार्वभौमिक आधार पर चुनाव कैसे कराया जाए, ये भी एक चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मतदान के तरीके बाद में देखेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। ठीक है, और ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसको कई न्यूज़पेपर में किस नाम से जाना गया, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। क्या नाम दिया गया, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बोला गया कि भारत में ऐसे इतने बड़े देश में किस प्रकार से लोकतांत्रिक चुनाव करवाए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू खुद ने बोला कि अपने अपने जीवित रहते हुए यह देख लेंगे कि, और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ऐसा पड़ रहा। ये एक आलोचना करी उन्होंने, उन लोगों की आलोचना करी जिन लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आलोचना करी, उन लोगों के लिए बोला है जवाहरलाल नेहरू ने कि भाई जीवित रहते हुए देख लेंगे और पछताएंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल नहीं रहा है। सिंपल बात ये। फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1951 अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक, लेकिन हम 1952 वाला ही इलेक्शन बोलते हैं इसको डायरेक्टली। लेकिन ये याद रखेंगे कब से कब हुआ, अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक चले। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कुल लगभग 6 महीने मतगणना कार्य प्रोसेस हुआ, और हर सीट के लिए लगभग कितने चुनाव उम्मीदवार थे, 4। यानी कि 489 सीटों में हर सीट के लिए कितने उम्मीदवार थे, 4 उम्मीदवार थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इसमें प्रयोग किया गया था चुनावों में, ये याद रखेंगे। ठीक है, और 1952 का चुनाव, आम चुनाव, पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों, इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधार पर चुनाव करवाना सबसे बड़ी चुनौती थी, और उसको सफल करवाया, तो ये मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत के तीनों आम चुनावों में कांग्रेस को किस प्रकार से अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रभुत्व का मतलब होता है डोमिनेंस। भाई लगातार यही पार्टी जीत रही थी, बाकी पार्टी जीत नहीं पा रही थी।
जबकि उस विपक्षी पार्टियां होने के बावजूद भी। ठीक है, तीनों आम चुनावों में कांग्रेस का डोमिनेंस किस प्रकार से था, नियंत्रण किस प्रकार से, प्रभुत्व किस प्रकार से था, बात करते हैं। कांग्रेस यानी कि एनआईसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम प्यार से कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, एकमात्र पार्टी थी। ठीक है, पूरे देश में इसका संगठन था, पूरे देश में प्रभुत्व स्थापित था। उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जो कि भारतीय राजनीति में सबसे करिश्माई नेता थे, सबसे दिग्गवर नेता थे। ठीक है, दिग्गवर सबसे बड़े नेता थे, सबसे उनकी जो पॉलिसी सबसे शानदार थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। ठीक है, लगभग 489 सीटों में से कांग्रेस ने पहले चुनावों में कितनी सीटें जीती, 364 सीटें जीती, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उस टाइम। और पहले आम चुनाव में दूसरी जो पार्टी थी, दूसरे नंबर पर रही, वो कौन सी थी, सीपीआई। सीपीआई थी। थोड़ा सा ये डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो लगभग 489 सीटों पर चुनाव हुए, टोटल 489 सीटों पर, जिसमें से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और 16 सीटें जीती सीपीआईएम, जो दूसरे नंबर पर सेकंड पार्टी रही थी। और उसमें से बहुत बड़ी बात है कि 37 सीटें निर्दलीय ने जीती थी। ये डेटा आप अपनी बुक्स में लिखेंगे, नोट्स में रहेगा ये डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस मैप को समझने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, देखो कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से लेकर 1967 तक किस प्रकार से रहा। ठीक है, आपके जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी नहीं रही थी। ठीक है, जहाँ पर येलो येलो दिख रहा है वहाँ पर कांग्रेस का प्रभुत्व था। लेकिन केरल, यहाँ पर एक्सेप्शनल देख रहे हैं, केरल के आगे बढ़ेंगे, केरल में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाया था। बाकी सभी राज्यों में देखो, आपको लगभग लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व था। ठीक है, कांग्रेस का क्या था, प्रभुत्व था। और थोड़ा सा डिटेल से देखो, फर्स्ट इलेक्शन 489 सीटों पर हुआ, जिसमें से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती, सीपीआईएम ने 16 सीटें जीती, और उसमें से 37 निर्दलीय ने जीती। ठीक है, बाकी सेकंड इलेक्शन 494 सीटों पर हुआ, जिसमें 371 सीटें कांग्रेस ने जीती और 27 सीटें सीपीआई ने जीती। क्लियर हो गया। 494 सीटों पर थर्ड इलेक्शन हुआ, जिसमें से 361 सीटें कांग्रेस ने जीती और 20 सीटें सीपीआई ने जीती। थोड़ा सा यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा सा गिरा है यहाँ पर थर्ड चुनाव में। ठीक है, वो बात करते हैं आगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, मैं आगे नोट्स में भी अच्छे से समझाऊंगा आगे से दोबारा। आगे देखते हैं, कांग्रेस को जो लोकसभा के चुनावों में साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए थे। ठीक है, भारत में लोक फर्स्ट इलेक्शन के टाइम में क्या हुआ था, लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हुए थे। और कांग्रेस को लगभग सभी राज्यों में विधानसभाओं में भी भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। लेकिन कांग्रेस को 3 ऐसी जगह है जहाँ से सीट जीत नहीं पाए थे। पहला है त्रावणकोर कोचीन, दूसरा है मद्रास, तीसरा है उड़ीसा। इनमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। ये याद रखेंगे, त्रावणकोर, मद्रास, उड़ीसा, इनमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। और भारत के फर्स्ट पीएम जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ ली और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगभग 1952 से 1962 के बीच में कांग्रेस किस प्रकार से किद्दावर यानी कि हावी पार्टी रही, डोमिनेंस पार्टी रही। दूसरे आम चुनावों में भी कांग्रेस, तीसरे आम चुनावों में किस प्रकार से वो डोमिनेंस पार्टी के रूप में उभर कर आई और लगभग सभी चुनावों में तीन चौथाई सीटें जीतकर अपनी जीत को बरकरार रखा। ठीक है, और 1957 में जो केरल एक्सेप्शनल है, वहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी सीट जीत नहीं पाई थी। लेकिन हालांकि 1959 में 356 लगाकर वहाँ की सरकार को कांग्रेस ने गिरा दिया था। ठीक है, 1952 में कांग्रेस पार्टी कुल सीटों में से लगभग 1952 में कांग्रेस ने कुल सीटों में से लगभग, अब आप याद करो कि कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीट जीती थी फर्स्ट इलेक्शन में। उनमें से कुल वोटों का लगभग कितने परसेंट वोट मिले थे, 45% वोट मिले थे। 45% क्या मिले थे, वोट मिले थे। और कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई थी। टोटल सीटों में से कितने परसेंट सीटें हासिल हुई थी, 74% सीटें हासिल हुई थी। ये डेटा याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है कि कुल वोटों का कितना परसेंट फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस को मिला था, 45%। और कुल सीटें कितनी मिली थी, 74% सीटें हासिल हुई थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन रही, सीपीआई रही थी, जिसको कुल कितने परसेंट वोट मिले थे, 10% वोट मिले थे और 3% सीटें भी जीत नहीं पाई थी। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्योंकि उस टाइम वो कितनी सीटें जीती थी, याद करो, 16 सीटें ही जीत पाई थी। ठीक है, और ये इलेक्शन हुआ था सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके से। सर्वाधिक वोट पाने वाला तरीका समझते होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक मेथड होता है भाई, उम्मीदवार इलेक्शन में 3 उम्मीदवार खड़े हुए, A, B और C। ठीक है, और टोटल मान लेते हैं
100 वोट है। 100 वोट में पहले उम्मीदवार को पड़े 25 वोट, दूसरे उम्मीदवार को पड़े 25 वोट और इस उम्मीदवार को पड़े 26 वोट। अब यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार के पास 50+1 वोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तरीका फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर तरीका होता है कि जिसके पास सर्वाधिक वोट आए ना, तीनों भाई, बाकी सारे बाकी वोट बाकी जो बचे वोट नोटा में चले गए, ऐसे मान लेते हैं। अब इन दोनों के पास वोट इक्वल है, लेकिन इसके पास एक ज़्यादा वोट है। लेकिन अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 50-51% वोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों उम्मीदवारों की तुलना में इसके पास ज़्यादा वोट है, तो ये जीतेगा। मतलब इन दोनों की तुलना में सर्वाधिक वोट इसको मिले तो ये जीत जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत का ये फॉर्मूला अपने अपनाया था। चुनाव आयोग ने सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत का तरीकों को फॉलो किया था अच्छी तरीके से। ठीक है, अमृता कौर के बारे में देख लो थोड़ा सा इस विस्तार से। अमृता कौर के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन सी मंत्री थी? ये स्वास्थ्य मंत्री थी। थोड़ा याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं केरल के चुनाव के बारे में। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। 1957 में गठबंधन सरकार बनी कि कांग्रेस को केरल में हार का सामना करना पड़ा था। 1957 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में भारी सीटों से जीत मिली। कितनी सीटें? 126 सीटों में से 160 सीटें मिली थी सीपीआई को। उसके नेता कौन थे? EVM नमुद्रीपाद। ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकार बनी थी यहाँ पर, पहली कम्युनिस्ट पार्टी की पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी केरल में। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने, ठीक है, 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया था। यहाँ तक समझ में आया? ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, सोशलिस्ट पार्टी SP, सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर से ही हुआ है, कांग्रेस से अंदर से निकली है। ये युवा नेताओं की पार्टी थी। ठीक है, ज़्यादातर परिवर्तन चाहते थे समाज में, तुरंत चेंज पर ज़्यादा बल देते थे ये। क्लियर हो गया? कांग्रेस पार्टी समाजवादियों को मजबूरन 1948 से अलग होकर अलग से खुद की पार्टी बनानी पड़ी थी, सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर हो गया? इनकी विचारधारा थी समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी की विचारधारा, विश्वास करते थे समाज का भला करने की, विश्वास करते थे समाज में न्याय बंधुत्व की स्थापना करने की बात करते थे। और ये कांग्रेस के घोर विरोधी आलोचक थे। उनका लक्ष्य था समाजवादी बनावट वाले समाज की क्या करना? रचना करना, यानी कि सामाजिक समाजवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और बाद में सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, SS जोशी समाजवादी पार्टी के क्या थे? नेता। आपसे कोई भी दो नेता पूछ सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इनके बारे में। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस किस प्रकार से था, उनकी प्रकृति किस प्रकार से, ये हम थोड़े विस्तार से नोट्स में देखेंगे। यहाँ पर किताब में खुलकर नहीं समझा रखा। हाँ, एक और, अंबेडकर साहब के बारे में पूछ सकता है कि कोई भी दो पार्टी लिखे उनकी, तो पार्टियों के बारे में ध्यान रखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, बाद में शेड्यूल कास्ट पार्टी के संस्थापक बने थे। ठीक है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठबंधन गठन किया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ही। ठीक है, और बाद में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये नागपुर में, थोड़ा कहाँ अपनाया था? नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हाँ, ये अच्छा सवाल है, लेकिन आज नोट्स में मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या सिस्टम था। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन था। ठीक है, मतलब कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, सभी विचारधाराओं का हित था, सभी के लिए काम करना था। ठीक है, कांग्रेस का जन्म 1985 में हुआ। एहुम याद रखना, फर्स्ट जिसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये शुरुआत में इलाइट लोगों की पार्टी थी, मतलब बड़े लोगों की पार्टी थी, नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का हित समूह था ये शुरुआत में। लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी के बाद में जन आंदोलन का रूप ले लिया था इसने, जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप बनकर आई थी 1915 के बाद में लगभग। ठीक है, उस टाइम शुरू में ये यानी कि अंग्रेजी बोलने वाली पार्टी थी। अंगड़ी जाति, बड़ी जातियों की, ऊंचले मध्य वर्ग और शहरी मध्य वर्ग, अभिजन का मतलब इलाइट बड़े लोग, इनका बोलबाला था इस पार्टी में।
कांग्रेस ने पारस्परिक विरोधी हितों के कई समूह को साथ साथ जोड़ा था, मतलब कांग्रेस पार्टी ने अनेक कई समूह को अपने गठबंधन के रूप में इसमें मिलाया था पार्टी में। कांग्रेस कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदों व गाँव के निवासी, मजदूर और मालिक का, मध्य वर्ग और निम्न उच्च उच्च वर्ग और जाति का सबको जगह मिली थी, मतलब इसमें सभी वर्गों के लोगों को जगह मिली थी। ठीक है। नेतृत्व वर्ग उच्च वर्ग या जाति के विशेष पेशेवर तक ही क्या था, सीमित नहीं रहा। ठीक है, मतलब इसका जो लीडरशिप थी वो बड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रही, अब निम्न लोगों तक भी आ गई। ठीक है। वर्ग, जाति, धर्म, भाषा और अन्य हितों के आधार पर सामाजिक गठबंधन से ही भारत की विविधता की नुमाइंदगी को हो रही थी, मतलब बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन था। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर तरह की विचारधारा को क्या किया था, समाहित किया था। हर तरह की विचारधाराओं के नेताओं को समाहित किया था। एक मंच के रूप में काम कर रही थी, अपने हित समूह के रूप में काम कर रही थी, राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही थी। क्लियर हो गया। बाद में इसी पार्टी के नेता, जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने कांग्रेस की फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस के नेता के रूप में क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था। थोड़ा याद रखना। ठीक है। इन पार्टियों के बारे में हम नोट्स में शॉर्टकट में बड़े विस्तार से देखेंगे। ठीक है। और तो कुछ रहा नहीं होगा मेरे हिसाब से, बाकी देख लेता हूँ मैं। ठीक है। विपक्ष की किस प्रकार से भूमिका थी, विपक्ष ने इन दल राजनीतिक कांग्रेस पार्टी की नीतियों की आलोचना करी थी। ठीक है, आलोचना करी। विपक्ष शासक दल पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। और जिससे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक संभावनाओं को जन्म हुआ। ठीक है। और साथ साथ ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच में समन्वयकारी गहरा समन्वय का परस्पर समन्वय को बढ़ावा मिला था। ठीक है। और विपक्षी नेता के रूप में अंबेडकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट। और ये एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के रूप में व्यापक गठबंधन के रूप में उभरा था। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता के रूप में उभरे थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में उभरे थे। ठीक है। ये किताब की मेन बातें अपने देख लीजिए। अब गारंटी है ये किताब की मेन बातों से ज़्यादा अपन नोट्सों में विस्तार से पढ़ेंगे। आई होप कि आप बुक्स में ये सब चीज़ें मैं जो अंडरलाइन लगा रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ वो आप बुक से कर रहे होंगे। अब नोट्स की लैंग्वेज को समझते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ नोट्स की लैंग्वेज बुक से कई गुना ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। ठीक है। तो लेसन में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कांग्रेस प्रणाली को स्थापित करने में, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो वही देखेंगे विस्तार से। पहला है, कांग्रेस को स्थापित करने में भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था उस टाइम, तो ये भी एक चुनौती थी कांग्रेस लोकतंत्र के सामने। ठीक है। सामाजिक असमानता बढ़ रही थी क्योंकि काफ़ी लोग अनपढ़ थे, गरीब थे। ठीक है। और निष्पक्ष और आम चुनाव कैसे करवाया जाए चुनाव आयोग के सामने, ये भी एक बड़ी समस्या थी। और अन्य समस्याओं में जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, ये समस्या भी उभर रही थी भारत में। एक एक को करके समझते हैं चारों समस्याओं को। ठीक है। पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। हमने पढ़ा है कि चुनाव आयोग के सामने यही कठिन कार्य था कि क्षेत्रीय सीमाओं का सीमांकन कैसे किया जाए, मतलब डिसाइड कैसे किया जाए कि किस क्षेत्र की सीमा कहाँ तक, मतलब किस विधानसभा का क्षेत्र कहाँ तक लगेगा, किसकी सीमा कहाँ तक आएगी। ये चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है। दूसरा था मताधिकार के लिए, वैक्स मताधिकार व्यक्तियों के लिए एक मतदाता सूची तैयार करना, क्योंकि लगभग उस टाइम 17 करोड़ मतदाता थे और 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, तो उनके लिए एक सूची तैयार करना था, बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा निरक्षरता और गरीबी। दूसरी चुनौती क्या थी भारत के सामने, काफ़ी लोग अनपढ़ थे और गरीब थे। स्वतंत्रता के बाद में देश में लगभग 15% लोग क्या थे, साक्षर थे। क्या थे, 15% लोग क्या थे, साक्षर थे। एक जस्ट सेकेंड। ठीक है। 15% लोग क्या थे, साक्षर थे, और 17 करोड़ लगभग क्या थे, मतदाता थे। और अन्य बात करें तो गरीब मतदाता थे और उनको समझाना बुझाना, वही महिलाओं की बात आ गई ना कि गरीब लोगों को और अनपढ़ महिलाओं को समझाना चुनाव आयोग के लिए बहुत काफ़ी कठिन कार्य रहा था। चुनाव आयोग के सामने ये एक प्रमुख चुनौती थी कि किस प्रकार चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जाए। दूसरी चुनौती आ गई। क्लियर हो गया, आयोग की क्लियर हो गया होगा। थर्ड, जातिवाद की। थर्ड चुनौती कौन सी है, जातिवाद की। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग के सामने प्रमुख मुद्दा आ रहा था बार बार में, जाति। क्योंकि उस टाइम लोग जाति धर्म विशेष में बढ़ चुके थे और वो जाति को धर्म से ज़्यादा प्रतीक मानते थे अपनी पहचान का, तो ये भी चुनाव आयोग के सामने एक बाधा थी। ठीक है। तो उस टाइम जो जाति राजनीति उभरी थी वो जाति आधारित राजनीति का जन्म हुआ था उस टाइम स्वतंत्र भारत के सामने। तो
चुनाव आयोग के सामने ये भी एक परेशानी थी कि किस प्रकार से जाति आधारित चुनाव ना करवा के एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाए। तीसरी चुनौती चौथी चुनौती क्या आई? क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता। काफ़ी क्षेत्र धर्म जाति विशेष वर्ग के आधार पर अपने क्षेत्र को राष्ट्र से अलग होने की मांग कर रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम काफ़ी मतदाता क्या थे? अशिक्षित थे और अनपढ़ थे, गरीब थे। ठीक है, और देश में अनेक राजनीतिक दल ऐसे थे जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे थे, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। उनमें से हिंदू महाजनसभा, मुस्लिम लीग, ये दोनों ऐसे संगठन थे, ऐसे राजनीतिक दल थे जो सांप्रदायिक आधार पर चुनावों को बढ़ावा देते थे। ठीक है, धर्म के आधार पर चुनाव को बढ़ावा देते थे। और भारत में ये लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर आया था। क्लियर हो गया? ठीक है, ये जाति और राजनीति को बढ़ावा देने, जाति और धर्म को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को अपनाते थे। क्या आई होप कि समझ में आया होगा? मैं दोबारा बोलता हूँ। ठीक है, क्षेत्रवाद की चुनौती प्रमुख थी, सामाजिक असमानताओं में गरीबी थी, अनपढ़ लोग ज़्यादा थे। ठीक है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती थी, और जाति सांप्रदायिक और अलगाववाद की चुनौती थी लोकतंत्र के सामने। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कांग्रेस का एक पार्टी के रूप में प्रभुत्व किस प्रकार से स्थापित हुआ था? कांग्रेस को एक पार्टी प्रभुत्व किसने बोला था? रजनी कोठारी ने। थोड़ा एडवांस याद रखना आप। ठीक है, एक पार्टी का प्रभुत्व का मतलब है लगातार तीनों चुनाव में कांग्रेस का दौर रहा, लगातार कांग्रेस पार्टी ही जीत पाई भारी बहुमत से। 1952 से लेकर 1967 तक की बात करते हैं। 3 आम चुनाव हुए। 3 आम चुनावों में फर्स्ट इलेक्शन में 489 सीटों में से कांग्रेस को 364 सीटें मिली, और हमने बात करी थी लगभग 44% वोट मिले थे, और लगभग 77% टोटल सीटों का सीट मिली थी। टोटल सीटों का 74 या 77 जो भी है। ठीक है, सेकंड पार्टी कौन रही? सेकंड पार्टी रही आपकी CPIM, जिसको कितनी सीटें मिली? 16 सीटें मिली, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही, और लगभग 37 निर्दलीय जीते थे। क्लियर हुआ? फर्स्ट इलेक्शन में। सेकंड इलेक्शन में 494 सीटों में से लगभग 371 सीटें कांग्रेस को मिली, और 27 सीट किसको मिली? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की कौन रही? CPI। ये याद रखेंगे। ठीक है, 494 सीट थर्ड इलेक्शन में, 494 सीटों में से 361 सीटें कांग्रेस को मिली, और लगभग 20 सीटें किसको मिली? CPI को। ये आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप। मॉरिस जोन जो कि राजनीतिक सिद्धांतकार थे, उन्होंने बोला है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक दल की प्रभुत्व को लंबे समय तक बनी रहती है, और वह एक तानाशाही का रूप नहीं लेती है। ठीक है, एक प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि लगातार किसी अन्य राजनीतिक दल होने के बावजूद भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व स्थापित होना एकल पार्टी प्रभुत्व कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एकल पार्टी प्रभुत्व होने के क्या कारण थे कांग्रेस के? ऐसे क्या मेजर कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो पाया, लगातार स्थापित हो पाया? तो उन्हीं चीज़ों को ढंग से थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि किन कारणों की वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हो पाया। पहला, ये पार्टी कैसी थी? सर्वसम्मति की पार्टी थी। सर्वसम्मति का मतलब है सभी वर्गों की सहमति से बनी हुई पार्टी। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। अब आपको समझ में आएगा सर्वसम्मति का मतलब क्या हुआ? तो इसलिए इसको सर्वसम्मति की पार्टी बोला गया। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सबकी सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। अंडरस्टैंड? दूसरा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। ये पार्टी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी। तो इसमें आने वाले जो नेता थे वो सभी विचारधाराओं के थे, चाहे वो उदारवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे मध्यवर्गीय हो, चाहे गर्म दल हो, चाहे नरम दल हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, सभी विचारधाराओं वाले नेता थे। ठीक है, इसलिए दूसरी बात, इसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों को स्वागत किया गया था, गठबंधन किया गया था। इसलिए इसको कोएलिशन ऑफ क्लासेस भी बोला जाता है, मतलब वर्गों का संगठन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखेंगे आप। क्लियर? दूसरा, कांग्रेस पार्टी का करिश्माई नेता। कांग्रेस पार्टी के जो करिश्माई नेता थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके नेतृत्व में ये पार्टी बहुत अच्छी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने में सफल रही। ठीक है, तो मजबूत और नेतृत्व क्षमता किसके पास थी? कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और इसके अलावा और भी अन्य नेता रहे, उनकी दिग्गवर की वजह से कांग्रेस पार्टी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कायम रही। दूसरा, असंगठित विपक्ष। असंगठित विपक्ष का मतलब क्या हुआ? जो कांग्रेस के अलावा जो बाकी राजनीतिक अन्य दल थे वो संगठित रूप नहीं ले पाए। ठीक है, जबकि कांग्रेस अपना संगठित रूप की वजह से एक अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कायम रही। कांग्रेस की मजबूत संगठनात्मक संरचना। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो मजबूत था,
सभी वर्गों को बढ़ावा देता था, सभी वर्गों को ख्याल रखता था। तो इस वजह से कांग्रेस को हम बोलते हैं मजबूत संरचनात्मक संगठन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका। स्वतंत्रता के आंदोलन में अनेक अग्रणी नेता शामिल हुए थे, यानी कि अनेक नेता शामिल हुए। ठीक है। और इन्हीं नेताओं ने बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में क्या लड़ा चुनाव। और बाद में क्या लड़ा चुनाव, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बड़े नेताओं के रूप में उभरे और बाद में स्वतंत्रता के बाद चुनाव लड़े और फर्स्ट पीएम बने। ठीक है। कांग्रेस का गठबंधनी स्वभाव का मतलब अब अपन नहीं पढ़ा था कि कैसा, कोएलिशन ऑफ क्लासेस, इसका मतलब है सभी वर्गों का गठबंधन का स्वभाव था कांग्रेस में, सभी वर्गों का स्वागत था, विभिन्न गुटों के प्रति उदासीन, सहनशील, उदासीन और करुणादय था। मतलब सभी हितों की, सभी विचारधाराओं का ये क्या करते था, समर्थन। कांग्रेस में सभी हित, सभी विचारधाराओं का समर्थन करता था, इस वजह से इसको गठबंधनी स्वभाव कहा गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 4-7 पॉइंट आपको याद हो गएंगे। पहला, सर्वसम्मति की पार्टी। दूसरा है, ठीक है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। तीसरा है, करिश्माई नेता के रूप में उभरी थी। चौथा है, असंगठित विपक्ष के रूप में, असंगठित विपक्ष का होना। ठीक है। चौथा है, कांग्रेस की मजबूत संरचनात्मक ढांचा। छठा है, स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका। और सातवां है, कांग्रेस का गठबंधनी स्वभाव। आई होप कि आपको सातों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब कांग्रेस को विस्तार से पढ़ लेते हैं, कांग्रेस का लफड़ा है क्या। कांग्रेस, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बोलते हैं, 1985 में स्थापना हुई। ए.ओ. हुम ने करी, एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है। और एनआईसी यानी कि फर्स्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन, पहला विभाजन है नरम दल और गरम दल। क्लियर हुआ। ठीक है। और 1916 में ये विभाजन, 1916 में वापस विलय हो गया था। और स्वतंत्रता के बाद में फर्स्ट विभाजन हुआ 1969 में। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, एक तो हुआ कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, दो लोगों में विभाजन हुआ, यानी एक तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस और एक अन्य नेता कांग्रेस। इंदिरा गांधी कांग्रेस को कांग्रेस आर कहा गया और अन्य नेता कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा, यानी कि पुरानी ये न्यू कांग्रेस, ओल्ड कांग्रेस। क्लियर हुआ। ठीक है। ओल्ड कांग्रेस के नेताओं में बात करें तो के कामराज, जो कहाँ से थे, तमिलनाडु से। एस निजलंगप्पा, कर्नाटक से थे। ठीक है। एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश से थे। मोरारजी देसाई कहाँ से थे, गुजरात से थे। इन नेताओं की पार्टी थी, ये कांग्रेस के बड़े सिंडिकेट नेता थे और इन नेताओं की पार्टी को कांग्रेस ओ कहा गया, पुरानी। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आपको नई चीज़ जानने को मिलेगी कि जो कांग्रेस का जो साइन है, जो चिन्ह है, जो प्रतीक है ना, वो कैसे, कब कब क्या क्या रहा, देखते हैं। नई बात है, ऐड कर लेंगे। ठीक है। कांग्रेस के जो चिन्ह है 1952 से लेकर 1971 तक क्या था, दो बैलों की जोड़ी। कांग्रेस का जो अभी जो दाएं हाथ का पंजा है ना, उससे पहले 1951 में जो कांग्रेस जो चुनाव लड़ी थी, ठीक है, 1951 से 71 तक, तब उनका चिन्ह क्या था, दो बैलों की जोड़ी। दो बैल साथ साथ खड़े थे, वो प्रतीक चिन्ह था इनका। 1971 में कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर थी, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, दो गाय और बछड़ा। क्या प्रतीक चिन्ह था, गाय और बछड़ा। और ये कब तक रहा था, 1971 से 1979 में। ठीक है। ये याद रखेंगे कब से कब तक रहा था। दूसरा, 1979 में से लेकर आज तक किस नाम से, कौन सा चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, दाएं हाथ का पंजा। ये याद रखेंगे कब से कांग्रेस का हाथ का पंजा का नाम का प्रतीक चिन्ह था, 1979 से। ये याद रखेंगे, लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये नई बात है। ठीक है। 2003 में कांग्रेस का एक गठबंधन बना, जिसे यूपीए बोलते हैं। ठीक है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये लिख लेंगे। ठीक है, यूपीए। और अब किस नाम से गठबंधन है कांग्रेस का, इंडिया के नाम से। और आपकी बीजेपी का किस नाम से गठबंधन है, ठीक है, एनडीए। क्लियर हो गया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आ जाओ, विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष की भूमिका मेन क्या रहेगी, सत्ताधारी की नीतियों की आलोचना करना, उनकी अंकुश लगाने की बात करेगी। ठीक है। निष्पक्ष काम करवाने की बात करेगी। तो पहले भूमिका, राजनीतिक संभावनाओं को, विपक्ष राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं क्या देता है, जन्म देता है। ठीक है। एक राजनीतिक पार्टी यानी कि एक विपक्ष के रूप में उभरने को जन्म देता है। दूसरा है सरकार की, सत्तावादी सरकार की नीतियों की क्या करना, आलोचना करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, जो भी नीतियाँ बनाई जाएगी उनकी आलोचना करना। ठीक है। शासन दल पर अंकुश लगाना, अंकुश यानी कि उनकी मनमानी पर अंकुश लगाना, वो अपने मनमानी से कुछ भी कानून वगैरह, नीतियाँ वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे चीज़ों को। ठीक है। और कांग्रेस
और विपक्ष के बीच में समन्वय भी था, सहयोग भी था, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते थे। ऐसा नहीं कि हर बारी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तरफदारी भी करते थे। क्लियर हुआ, ठीक है। पहला है राजनीतिक विकल्प की संभावना को जन्म, ठीक है। नीतियों की आलोचना करना, शासन दल पर अंकुश लगाना और कांग्रेस की और विपक्ष के मध्य समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं भारत में जो दलीय व्यवस्था पाई जाती है उसमें कुछ कमियां हैं। भारत में जो दलीय व्यवस्था पाई जाती है उसमें क्या है, कमियां हैं कुछ। तो कमियों को हम क्या करेंगे, पहले तो कमियों को देखने के पहले आप मोटी मोटी चीज़ें ध्यान दो। कमियों के पहला है दल बदल। आपको दल बदल वाला आयाराम गयाराम वाला मुहावरा याद हो रहा होगा, ठीक है, हरियाणा हरियाणा वाला, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर उसकी कमियां पढ़ रहे हैं, उसकी त्रुटियां पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक दल में दल बदल होगा तो सबसे पहला क्या होगा, दलों में विश्वास नहीं होता, इस वजह से नेता दल को छोड़कर चला जाता है। तो दलों में विश्वास की कमी, पहला क्या होगा, देखो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना, ये होगा दल बदल, ठीक है। मान लेते हैं किसी भी कारण चला गया हो, तो ये कब होता है, जब राजनीतिक दलों में पार्टियों में क्या कमी हो जाती है, विश्वास में कमी होती है, तब होता है। दूसरा, वैचारिक लड़ाई यानी कि वैचारिक मतभेद, आपसी कलह, इस पार्टी में कोई गांठ छाट हो गई या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, इस वजह से भी पार्टी छोड़ देते हैं। दूसरा, अब इससे क्या होगा, इससे राजनीतिक अस्थिरता आएगी, इससे राजनीतिक अनस्टेबिलिटी आएगी। किसको जन्म मिलेगा, राजनीतिक अस्थिरता को। आई होप कि समझ में आएगा। भारतीय दलीय व्यवस्था की कमियों में हम पहला पढ़ रहे हैं राजनीतिक दल बदल। तो इस वजह से क्या हो, दल बदल क्यों होता है, दलों में विश्वास की कमी के कारण होता है, वैचारिक मतभेद के कारण होता है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण होता है। इनके कारण लोग एक दल को दूसरे दल में चले जाते हैं और ये किसको जन्म देता है, राजनीतिक दल को। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नेतृत्व संकट। नेतृत्व संकट में क्या पढ़े, जो भी बड़ी पार्टियां हैं उनके सामने नेतृत्व संकट आ जाता है। जो भी बड़ी पार्टियां हैं उनके सामने किसका संकट आता था, नेतृत्व। किसके सामने, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां। भाई गठबंधन में क्या होता है, भाई जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी को मिलाया जाता है। अब उसको मिलाएंगे तो उसको लालच देके ही मिलाएंगे, भाई तू आजा मेरे साथ, हम सरकार बना लेंगे, तुझे ये पोस्ट दे देंगे या तुझे ये पद दे देंगे। अगर उसे वो नहीं देंगे तो वो वापस छोड़ देगा और सरकार गिर जाएगी। तो उसको मनाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए भाई साहब उसको, अब ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भाई पार्टी को कौन चलाएगा, नेतृत्व कौन संभालेगा। तो गठबंधन, तो इससे क्या होगा, नेतृत्व का संकट होता है तो भाई साहब सत्ता पर संकट होगा, सत्ता पर संकट होगा, ठीक है। पार्टी पार्टी को नुकसान होगा या सरकार सरकार के गिरने का डर रहेगा, सरकार के गिरने का क्या है, डर रहेगा, सरकार के विघटन होने का डर रहेगा। तो ये भी एक चुनौती है, ये भी राजनीतिक दलों में क्या है, कमियां है हमारी। वैचारिक प्रतिबद्धता का अभाव। भाई आपसे समन्वय सहयोग का क्या होता है, इनमें अभाव होता है। आपसे सहयोग समन्वय की बात करें तो देखो अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, सही बात है। भाई पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, पार्टी की विचारधारा के अलग अलग, और इस अगर गठबंधन की राजनीति होगी तो उसमें दल भी अपनी अपनी विचारधारा रखेंगे। जैसे मान लो अभी आपका एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में अन्य जो पार्टियां हैं, जो सीपीआई मान लो या सॉरी अन्य छोटे छोटे दल हैं, चाहे शिवसेना मान लो चाहे अन्य दल मान लो, ठीक है। ये क्या है, वो भी अपनी आइडियोलॉजी रखती होगी, क्योंकि अलग पार्टी की एक पार्टी की अपनी खुद की आइडियोलॉजी होती है जो वो अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने का काम करेंगी। और उनमें एक दूसरे के बीच में किसकी कमी होगी, फिर उसकी एक दूसरे के बीच में होगी समन्वय की कमी होगी, उनकी एक दूसरे के बीच में होगी सहयोग की कमी होगी, और इस वजह से उनमें प्रतिबद्धता का क्या पाया जाएगा, अभाव। अंडरस्टैंड, आई होप कि समझ में आया होगा तीनों टॉपिक, ठीक है। अब चुनाव आयोग के बारे में बात कर लेते हैं विस्तार से। चुनाव आयोग का लफड़ा क्या है, तो चुनाव आयोग जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन, ठीक है। और कार्य क्या क्या है, हमने किताब में पढ़ा है, दोबारा देख लेते हैं। मतदाताओं की क्या तैयार करना, सूची तैयार करना, मतदाताओं की क्या करना, सूची तैयार करना, ठीक है। और इसके अलावा कार्य क्या थे, कर्मचारियों को परीक्षण करना, लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को क्या किया गया था, परीक्षण किया, थोड़ी ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण किया गया था। यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब पार्टियों की देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देख लेते हैं क्या है।
1957 में एक गठबंधन सरकार बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? सबसे पहले केरल में। और इसके नेता कौन थे? ई एम एस नमूद्रीपाद, ये याद रखना। और कांग्रेस सरकार इस चीज़ से खुश नहीं थी, और जैसे कांग्रेस सरकार बनी उसने 356 लगाकर और केरल की सरकार को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया, हटा दिया, गिरा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना किसने करी? श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने। किसने करी? श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है। और कहाँ पर करी? दिल्ली में करी। ये याद रखेंगे। कई किताबों में हम बच्चे यही याद रखते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि श्याम प्रसाद मुखर्जी जेल जाने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने इसका सेटअप संभाला था, तो दोनों को याद रखना चाहिए। ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी कैसी है? इसकी विचारधारा कैसी है? एक देश हो, इसी देश की एक संस्कृति हो, एक राष्ट्र हो, इस विचारधारा पर बल देते थे। कौन सी पार्टी? भारतीय जनसंघ पार्टी। दूसरी, अखंड भारत के निर्माण की बात करती है। अखंड भारत के निर्माण की बात करें, इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान की विभाजन का ये क्या कर रही है? विरोध। भारत और पाकिस्तान का विरोध करती है, अखंड भारत के निर्माण की बात करती है। दूसरी इनकी आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्रवाद बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाना, ये विचारधारा, ये पूछा हुआ है बोर्ड में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। बोर्ड ने पूछ रखा है लगभग 2017 में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, PYQ 2017 में पूछा था, आपसे सवाल पूछा था, भारतीय जनसंघ की विचारधारा को समझाइए। तो ये पूरा आपको समझाना था अच्छे से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, CPI जिसकी स्थापना 1925 में हुई है। CPI जिसकी स्थापना 1925 में हुई है और केरल में सबसे पहले सरकार बनाई है, अपने देख लिया था, साम्यवादी सरकार बनाई थी। ठीक है। 1964 में इसका पहला विभाजन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसी पार्टी में दो प्रकार की विचारधारा निकली, एक तो रूस का समर्थन करने की वाली, एक चीन का समर्थन करने वाली विचारधारा। ठीक है। और इसकी वजह से इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। पहला विभाजन और दूसरा विभाजन, यानी कि पहला जिसे CPI-M कहा गया, CPI-M वाली पार्टी को चीन का समर्थन करने वाली पार्टी थी। ठीक है। और जिसके नेता थे AK गोपालन, नमूद्रीपाद, अजय घोष। ठीक है, ये इसके नेता थे। जबकि CPI थी जो किसका समर्थन कर रही थी? रूस का। यही याद रखना, CPI-M चीन का समर्थन करती थी, यानी कि ये सोवियत संघ विचारधारा का विरोध कर रही थी। किसकी विचारधारा का? सोवियत संघ विचारधारा का विरोध कर रही थी। सोवियत संघ विचारधारा का विरोध कर रही थी, ये याद रखेंगे। ठीक है। ये चीनी विरोधी थे। चीनी विचारधारा क्या थे? विरोधी। ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर इसी पार्टी का जो CPI-M है, उसका 1969 में CPI-M थी, और CPI-M से एक पार्टी बनी। कब? कौन सी? मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी। CPI-M से बनी है ये, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनी। ठीक है। और जिसे CPI माले कहा जाता है, जिसके नेता थे कानू सन्याल और चारू मजुमदार। ठीक है, कानू सन्याल और चारू मजुमदार। ठीक है। और फिर इसी पार्टी से 2004 में CPI माओवादी पार्टी बनी। CPI माओवादी पार्टी बनी, ये याद रखेंगे। किताब में इतना क्रम नहीं दे रखा, मैंने एक्स्ट्रा दिया है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में बनी। ठीक है। और इसके जो नेता थे C राजगोपालाचारी थे, KM मुंशी थे, NG रंगा थे। C राजगोपालाचारी, KMG रंगा और KM मुंशी, NG रंगा। आइडियोलॉजी कैसी थी? ये बोलती थी कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए, कम से कम। मतलब गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट कम से कम टांग अड़ाए, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। दूसरा, ये आर्थिक मामलों को बढ़ावा देती थी, आर्थिक मसलों पर जोर देती थी। तीसरा, ये कमज़ोर वर्गों के प्रति क्या थी? ज़्यादा बल देती थी, उन पर ज़्यादा जोर देती थी, कमज़ोर वर्गों के विकास को बढ़ावा देने की बात करती थी। तीसरा, प्राइवेट क्षेत्र को खुला छोड़ दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। प्राइवेट क्षेत्र को खुला छोड़ दो पूरी तरीके से ताकि इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ठीक है। 4 आइडियोलॉजी थी। राज्य की इकोनॉमी में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, आर्थिक मामलों को बढ़ावा देती थी, कमजोर वर्गों को बल देती थी, और प्राइवेट क्षेत्र को खुला छोड़ने का समर्थन करती थी। इनकी आइडियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बेडकर सर की कुछ पार्टियां हैं, वो और सन के हिसाब से लिखा है, तो उनको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर लें। ठीक है। पहला है 1924 में एक पार्टी थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई इन्होंने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई कब बनाई? 1924 में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। ठीक है। 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। ठीक है। और उसके बाद में रिपब्लिक पार्टी बनाई मृत्यु के बाद में। और 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्लियर हो गया?
ठीक है, अम्बेडकर जी बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरना चाहूँगा, मैं इसके अलावा अन्य किसी भी धर्म में मरना पसंद करूँगा। ठीक है, जो भी है, इस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जो भी है, क्यों अपनाया था? क्योंकि हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़िवादिता है, उसका विरोध करते थे, और इसी चक्कर में इन्होंने मनुस्मृति को भी चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट 1952 में से लेकर 2004 तक मतदान की पेटी के तरीके क्या क्या थे। अब इसको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ढंग से देखो। पहला तरीका क्या है भाई? पहले वोटिंग कैसे करते थे लोग? पहला तरीका है कि प्रत्येक उम्मीदवार को एक मत पेटी दी जाएगी। मत पेटी का मतलब है उसको एक खाली ब्लैंक कागज दिया जाएगा जिसमें उम्मीदवार का नाम लिखना है, उम्मीदवार का कौन सा चिन्ह है, मतलब उसको कौन सी पार्टी से, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से, और विधानसभा का क्रमांक चिन्ह कौन सा होता है, मतलब नंबर होते हैं सभी विधानसभाओं के, वो कौन सा क्रमांक है। ठीक है, फिर इसके ऊपर लास्ट में ये भरने के बाद में लास्ट में सील लगाकर और मत पेटी में डाला जाता था। ये होता था पहले तरीका। क्लियर हो गया? दोबारा मैं समझाता हूँ, एक बार दोबारा ढंग से सुन लो। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति को एक खाली ब्लैंक का मत पत्र दिया जाता था जिसमें उम्मीदवार का नाम लिखना होता था, किस पार्टी से ये लिखना होता था, उस उम्मीदवार का चिन्ह क्या था वो लिखना होता था, और वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से ये लिखना होता था, और फिर लास्ट में यहाँ सील लगाकर और उसको मत पेटी में डाला जाता था। एक बॉक्स होता था, एक बक्सा नुमा एक बॉक्स होता था, उसमें डाला जाता था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या आया? ठीक है, दूसरा तरीका आया, ठीक है, कुछ सालों बाद में। और दूसरे तरीके में क्या है? मत पेटी तो होगी ही होगी, एक बॉक्स तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम उस चिन्ह पर पहले से ही लिखा होता था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई भाई, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह, इस पर लिखकर डायरेक्ट आप इसमें मतपेटी में डाल दो। तीसरा, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 के बाद में सभी राज्यों में लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाने लग गया। ये नया तरीका है, आधुनिक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये 3 तरीके थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे लग रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो, शेयर करोगे तो कॉन्फिडेंट मिलता है, वीडियो दोबारा बनाने का, नेक्स्ट वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंट मिलता है। आप शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट में कुछ पूछते नहीं हो, तो पता चलता है कि भाई इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो आप। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।